कोई भी पर्सन है ना, किसी भी लग्न का जो जातक होगा, उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आई, कोई सिचुएशन आई, कोई क्राइसिस क्रिएट हुआ, तो उन क्राइसिस में वो कैसे रिएक्ट करेगा, प्रॉब्लम को डील करने के लिए वो पर्टिकुलर लग्न कैसे बिहेव करता है और उसका कारण क्या है, वो पैटर्न क्यों वो फॉलो कर रहा है, ये हम आज के सेशन में जानेंगे। सारी बात समझ में है ना। किसी को कोई मान के चलिए कोई हेल्थ की इशू हो गई कोई पर्टिकुलर लग्न में, तो वो लग्न वाला आदमी उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या करता है ना। तो इसको समझने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि लग्न की प्रॉपर्टीज तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में पूरा चार्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर हाउस से कुछ कुछ एनर्जी हम लोग कलेक्ट करते हैं और हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम मेहनत करते हैं या एफर्ट करते हैं, है ना। तो वो क्या है, उसका क्या लॉजिक है ना, वो चीजें हम लोग आज करने वाले हैं। आज हम लोग उसका पहला एस्पेक्ट हम लोग समझते हैं। अभी देखिए क्या है कि आपके पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जब आप इस तरह कोई कॉन्सेप्ट आप स्टडी करेंगे तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं इसमें, है ना। बेसिकली इसमें दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। पहला है लग्न की राशि। लग्न राशि, लग्न में फर्स्ट हाउस में पढ़ने वाली जो भी आपकी साइन है, राशि है, वो समझिए कि वो एक तरीके का ना बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। उसके बेसिस पे सब थीम डिसाइड होना है। जैसे हमारे मोबाइल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस है, तो ऐसा सेम जो लग्न में राशि पड़ेगी वो आपका बेस है, आपका शरीर, बॉडी है ना, और आपका मन। लग्न लग्न राशि के बेसिस पे वो डिसाइड किया जाएगा। क्लियर है ना। आपका सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका, उस सिचुएशन को देखने का तरीका, है ना, वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो एंगल है ना, वो आपको वो लग्न की राशि आपको देगी। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्र। केंद्र का मतलब क्या है, इनको नहीं पता मैं बता दूं, है ना। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस, है ना, एक चार सात दस, ये जो सेंट्रल हाउसेस हैं इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। चंद्र राशि से, सूर्य राशि से नहीं, मैं लग्न के बेसिस पे अभी बात कर रहा हूँ। आपका जो भी लग्न है उस लग्न से जब आप देखेंगे फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस, उसको हम लोग ने केंद्र बोला। ये समझो कि ये चार पिलर हैं आपकी लाइफ के, मेजर पिलर, चार पिलर्स सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस में आपकी फिजिकल बॉडी दिखती है, ठीक है, आपका पूरा सेल्फ ना, वो इंपॉर्टेंट। फोर्थ हाउस में हम क्या देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ठीक है, आपका हाउस, आपका मन। सेवेंथ हाउस इंपॉर्टेंट, आपके रिश्ते, हाउस, मैरिड लाइफ हो गया। और टेंथ हाउस इंपॉर्टेंट, करियर ना। ये मेन मेन सिग्निफिकेशन है जो हम इन हाउसेस में देखते हैं। बट अदर देन दिस आप समझना कि जो जो स्ट्रेंथ को जो स्ट्रेंथ आपको जो प्रोवाइड की जाएगी इस चार हाउसेस के बेसिस पे ना, वो बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट है। हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्यों ये 1 4 7 10 हम लोग इतना प्राइमरी कंसिडर करते हैं जब भी हम लोग इस होरोस्कोप की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहे होते हैं। हालांकि इसमें दो मेथड है, 1 4 7 10, और दूसरा 6 से 12 हाउसेस को लेके। तो आज में 6 से 12 हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम खाली 1 4 7 10 को आज हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो लग्न से जब इन चारों घरों पर जो जो राशियां पड़ेंगी, है ना, आपके पास जीवन, आपका लाइफस्टाइल जीने का जो स्टाइल है, उसका आपकी जो स्पीड है, और जो प्रॉब्लम से निपटने की जो समझने की जो जो विजन है ना, आपको इन चार हाउसेस से आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग 6 से 12 भी डिस्कस करेंगे, वो आपको एक अलग समझ देगा। तो हम कोई प्लैनेट्स अभी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राशि देखेंगे, है ना, और उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्राइसिस से निपटने के लिए क्या हमारा अप्रोच हो सकता है। कोई कोई ग्रह की एनर्जी यूज नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो जब भी हम राशि देखेंगे तो जबरदस्ती डिस्पोजिटर का गुण इसमें डाल देना वो मत करना, है ना। उसको हम साइड रखेंगे, जब राशि पढ़ेंगे तो सिर्फ राशि का डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि राशि से हम कितना चीजें हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई ग्रह बैठेगा तो उसको सुपर इम्पोज करेगा अपने एनर्जी से, है ना। वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बट फिलहाल आज का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ राशि को देख के आपका लग्न आप देखोगे, लग्न के बेसिस पे केंद्र आपने आइडेंटिफाई किया, 1 4 7 10, और उसके बेसिस पे, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमको निकालना है सारे रिजल्ट। अब हम उसको करें उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि राशि में आपको दो चीजों को यूज करना है। जैसे मैंने बताया कि 13 फॉर्मूलाज हैं,
उन 13 में से हम अभी खाली 2 यूज करेंगे इसमें। पहला है तत्व, जिसको एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, दूसरा उसका स्वभाव या फिर उसकी मूवमेंट है ना, उसका मोड। ठीक है, यही 2 हम लोग यूज करने वाले हैं। इन्हीं 2 को मैं, इसे जो भी पहले सेशन किया था मैंने, फ्री सेशन, वहां भी हम लोगों ने इसको यूज किया बड़े एक अलग पर्पस के लिए। आज हम एक अलग पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब इस बार राशि के साथ साथ ना ये स्पेसिफिक हाउसेस भी आ गए, ध्यान देना। यहाँ बेसिकली 2 एनर्जी कंबाइंड हो रही है, राशि के तत्व, उसका स्वभाव, प्लस वो जो केंद्र है उसकी शक्ति। इसीलिए हमारे लिए इस कॉन्सेप्ट में ये दोनों मैथ फॉर्मूलाज को हमें यूज करना है। तो देखिए, जब आप तत्व की आप बात करोगे, है ना, पहला तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व, है ना। अग्नि तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस साइन। इस तत्व को समझो आप लोग कि ये तत्व कैसे काम करेगा हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम आज हम बात करने वाले हैं। तो अग्नि तत्व मतलब कि मान के चलो कुछ करने वाले लोग हैं, ये एक्टिविटी करेंगे, ये कुछ करेंगे, है ना। ये एनर्जी देने वाली राशि है, कुछ करने वाली राशि है, और एक्शन मोड पे रहने वाली राशियां, ये एक्शन परफॉर्म करेंगी। अग्नि की राशियां सारी तीनों राशियों में ये गुण रहेगा। सिर्फ मेष है, मंगल है तो सिर्फ यही एक्शन करता है ऐसा नहीं है। मेष, लियो, सजिटेरियस तीनों करेंगे। सेम ऐसी जब आप पृथ्वी तत्व की बात करोगे तो राशि कौन सी होगी? वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, है ना। 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशियां जो होंगी, है ना, पृथ्वी तत्व की राशि ना, ये कुछ बनाने वाली है ना, कुछ बिल्ड करेंगी। दूसरा, ये स्टेबिलिटी लेके आती है, स्थिरता लाने वाली राशियां हैं, और स्ट्रक्चर को बिल्ड करती हैं ये। जब हम कहते हैं ना बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, तो समझना है कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर बिल्डिंग की। ये हो गई पृथ्वी तत्व की राशियों का गुण। वायु तत्व की जब हम बात करते हैं, मिथुन, तुला एंड कुंभ, तो ये राशियां उन लोगों की है जो बेसिकली सोचने वाले और बोलने वाले होते हैं। एनालिसिस करेंगे, है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, है ना। ये गुण इन तीनों राशियों में आपको मिलेगा बराबर। सिर्फ मिथुन में, है ना, बोलने की क्षमता, बोलते हैं सिर्फ मिथुन याद आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको वायु तत्व में की तीनों राशियों में आपको मिलेगी। वायु मतलब क्या था? फ्लो। वायु फ्लो होता है, करेक्ट। तो फ्लो वाली चीजें जो भी होंगी, आपकी वाणी भी फ्लो करती है ना। तो ये तीनों राशियों में आपको ये सोचने वाले लोग, बोलने वाले, एनालिसिस करने वाले, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले, ये सब 3 गुण आपको मिथुन, तुला, कुंभ में मिलेगा। फोर्थ हमारे पास आ गया जल तत्व की राशियां, कर्क, वृश्चिक एंड मीन। अब देखना ये तीनों की तीनों जो राशियों में ना, जल तत्व की जब भी बात होगी ज्योतिष में, हम जल तत्व को बहुत जगह यूज करने वाले हैं। जल तत्व की बात आएगी तो वहां पर इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, है ना। वहां पर महसूस करना, कुछ चीजों को जोड़ना, और कहते हैं इमोशनल, संवेदनशील हम लोग बोलते हैं, है ना वो। और दूसरी एक और क्षमता देती है जल तत्व, वो है हील करने की क्षमता। इसलिए जितनी भी जो हीलिंग साइंसेस है ना, वो सब ये 3 राशियां गवर्न करेंगी। कोई भी हीलिंग साइंस हो, आयुर्वेदा से लेके ज्योतिष, जहाँ कुछ आप हील करते हैं, है ना, वो सब आपकी इन 3 राशियां, जल तत्वों की राशियां देती हैं। बेसिक आइडिया मिल गया इन चारों तत्वों का। ठीक है, पांचवा आकाश तत्व बचता है ना, वो राशियों में नहीं आता है। ठीक है, कारण मैंने बताया भी था लास्ट सेशन में क्यों। ठीक है, हमें फिलहाल 4 तत्वों को लेके ही हम लोग इसको यूज करेंगे। ये एक हो गया एलिमेंट। दूसरा है उसकी मूवमेंट, राशि की, उसका स्वभाव, उसका स्पीड। तो पहला कैटेगरी है चर राशि का, इसको हम बोलते हैं मूवेबल साइंस। चर राशियां सभी को पता है, राशियों की कैटेगराइजेशन है। तो जब भी आप कोई भी क्लासिकल बुक आप पढ़ोगे तो वहां राशियों की आपको सिग्निफिकेशंस नहीं मिलती हैं, है ना। जैसे हाउसेज में आप देखते हैं कि हाउसेज में सेकंड हाउस आपको मिल गया कुटुंब के लिए, धन संचय के लिए हो गया, तीसरा भाव पराक्रम के लिए हो गया। तो ऐसे आपको ना कारक तत्व राशियों में नहीं मिलेंगी। राशियों में होंगे आपके गुणधर्म, है ना। वहाँ उसके स्वभाव की बात हो रही है, वहाँ डिफरेंट मूवमेंट्स की बात होती है, वहाँ डायरेक्शंस की बात हो रही है ना। ऐसे करके वो 13, 14, टोटल तो वैसे 18 होते हैं, बट हम डिस्कस करेंगे 13 तत्वों के, 13 गुणधर्म की राशि की। इन सभी को, ये सभी का यूज होता है प्रोडिक्शंस के लिए, है ना। इसको डिटेल में हम लोग करेंगे। तो उसी में से एक है आपका चर, स्थिर एंड द्विस्वभाव। ठीक है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियां सबने सुनी है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव का नाम। चर राशि में कौन सी आ गई आपकी? मेष, कर्क, तुला और मकर। तो चर राशि का मतलब ये मूवेबल है, ये चलने वाली राशियां समझो आप। तो ये शुरू करने के लिए
इस एनर्जी की जरूरत है। कुछ भी चीज शुरू करना है, चर राशि में आपको ये चारों गुण, ये चारों राशियों में ये गुण आपको मिलेगा, है ना। शुरू करने वाले लोग, धक्का मारने वाले लोग, है ना। कुछ भी चालू करने के लिए धक्का मारना पड़ता है, ठीक है, बहुत बार। तो धक्का मारने का जो गुण भी होता है ना, वो भी इन राशियों में होता है। धक्का मार के चलाने वाले लोग। अभी आप इतना याद रखो, है ना, इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे आज। स्थिर राशि की जब बात होती है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ठीक है, स्थिर राशियां। गलत हो तो एक बार करेक्ट कर दीजिए कहीं, अगर मेरे से गलती हो तो, ठीक है। चार राशियां स्थिर राशियां। स्थिर राशि का नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये फिक्स साइंस इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। ये वो राशियां हैं चारों की चारों जो पकड़ कर रखने वाली है ना। स्थिर, स्टेबल रखने वाली, है ना, पकड़ के रखेंगी। बचाने वाली, है ना, और टिकाने वाली, ये सारे गुण है ना, बचाना, टिकाना, पकड़ के रखना, ये गुण है स्थिर राशियों का। थर्ड कैटेगरी है द्विस्वभाव राशियां, है ना, मिथुन, कन्या, धनु, मीन। ये द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव का मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट करना, एडजस्ट करना। इसके अंदर चर और स्थिर दोनों हैं, दोनों गुण आते हैं। तो ये एडजस्ट करने वाली राशियां, ये यू टर्न भी ले लेती हैं, है ना, जहां पर जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये मुड़ सकती हैं, है ना। तो मिथुन भी, कन्या भी, धनु भी, मीन भी, ठीक है। लचीलापन है इसके अंदर, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर आपको किसी भी राशि का तत्व और उसका स्वभाव पता है ना, तो आप पहले से जान गए कि वह राशि कैसे बिहेव करने वाला है। अब हम खाली इन्हीं को यूज करेंगे अपने इस मेथड में। दो मेथड है, बट उसमें आज हम एक ही मेथड हम कर पाएंगे, है ना। केंद्र के तत्वों को बैलेंस करना। मैं टेक्निक पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लग्न से काउंट करेंगे, फर्स्ट हाउस, फोर्थ, सेवंथ, टेंथ, इसको हमने केंद्र बोला। ठीक है, ये आप समझो कि ये आपके चार पिलर्स हैं मेन, ये आपकी जिंदगी के चार मेजर लेग्स। जैसे कुर्सी के जो चार पैर होते हैं ना, कोई अगर एक पैर भी काट जाए तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही, अगर किसी चार्ट का अगर आपको स्ट्रेंथ डिसाइड करना है तो समझ लेना है कि केंद्र अगर पावरफुल है तो वो चार्ट ऑटोमेटिकली पावरफुल माना जाता है। पर वो केंद्र को पावरफुल कैसे जज करें, इसका भी एक अपना एक मेथड है। तो वो हम करेंगे आने वाली क्लासेस में, बट फिलहाल अभी हम इस राशि के बेसिस पे हम लोग को डिसाइड करना है ना। तो अगर ये मजबूत है केंद्र आपका, अगर ये बैलेंस्ड है, तो जीवन का कोई भी बड़ा सा बड़ा जो बोझ होगा आपके लिए ना, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम होगा, वो आप झेल जाएंगे आप। ठीक है, ध्यान देना कि मैं ये नहीं कहता कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएंगी, वो सब डिपेंड करता है बाकी पोजिशंस पे। बट उस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करोगे, झेल पाओगे नहीं है, सुसाइड कर लेंगे, मतलब भागोगे सिचुएशन से, वो सब डिपेंड करता है आपका केंद्र कितना पावरफुल है। इसीलिए केंद्र को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इसीलिए तो हम देखेंगे कि इन चार हाउसेस में कौन कौन सी राशियां पड़ी हैं। ग्रहों को नहीं देखना है आपको, राशि देख के आपको ना तीन चीजें समझ में आएंगी इसमें, है ना। एक तो बेसलाइन ताकत क्या है, बेसलाइन पावर क्या है उस लग्न की। इसलिए हमने नाम दिया बैकबोन, राशि बैकबोन, क्योंकि ये बैकबोन है पूरे चार्ट का, ये केंद्र। तो राशियों का जब आप केंद्र में यूज करेंगे तो हमने उसको राशि बैकबोन इस वेबिनार का नाम दिया। ठीक है, आपकी लीडरशिप जो स्टाइल है ना, आप दूसरों को कैसे गाइड करते हैं, या उस क्राइसिस में उस गाइडेंस को आप खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं, है ना, ये आपको एक केंद्र की राशियां बताती हैं। और जब भी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आप जो फर्स्ट स्टेप आप जो उठाओगे और जो उठाना चाहिए, है ना, वो आपको ये बताएगा। तो आप जब इन चारों राशियों को काउंट करोगे तो आप गिनो, आप काउंट करो कि उनमें से कौन सा ऐसा तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और कितनी बार रिपीट हुआ है, और राशियां का क्या स्वभाव है ना। और उसमें से जब रिपीट होता है, ठीक है, जो रिपीट होगा इसमें और जो सबसे डोमिनेंट होगा, उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आप दिखाओगे बाहर, है ना। जो तत्व और जो स्वभाव सबसे ज्यादा डोमिनेट आपको दिखाई देगा ना, उसकी तरीके से वो काम करेगा, है ना। अगर केंद्र में अग्नि राशियां आ रही हैं, अब मूवेबल आती हैं, तो वो लोग तुरंत एक्शन लेंगे, पहले काम शुरू कर देंगे, बाद में सोचेंगे। रिजल्ट वहां सेकेंडरी है, पहले कर देना है बस। ठीक है, केंद्र में अगर अग्नि तत्व की राशियां आती हैं प्लस स्थिर राशियां आ रही हैं फिक्स, तो क्या होगा, वो लोग डटे रहेंगे, ठीक है, स्थिति को संभालेंगे, है ना, वेट करेंगे पहले वो, है ना, फिर उसके बाद कुछ डिसीजंस लेते हैं। वहीं अगर अग्नि के साथ अगर डुअल आ गया, ठीक है, तो वो लोग ना
खुद नहीं कूदते हैं, वो लोग लोगों को जोड़ेंगे, है ना, वो हेल्प लेंगे, वो दो तीन फोन घुमाएंगे, यहाँ वहाँ पूछेंगे, है ना, लोगों को कनेक्ट करेंगे, बाद में जाके वो एक्शन करते हैं। ठीक है, बट करेंगे जरूर एक्शन, है ना, क्योंकि वो अग्नि तत्व का गुण है। बट वहीं अगर आप समझो कि अगर पृथ्वी तत्व की बात आती है लग्न, उसमें चारों में पृथ्वी तत्व प्रधान है और मूवेबल है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे ना, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी काम हो, फटाफट वो काम को ना पहले बांट लेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे। वो उनके काम करने का तरीका होगा। इसको मैं एक बार एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा, भी आ गया हम लोग ना, पृथ्वी तत्व है और फिक्स्ड आ गया, फिर जानना कि पृथ्वी तत्व और जब फिक्स राशि जहां भी पड़ गई, है ना, वो देता है बिल्कुल डिसिप्लिन, है ना, हार्डकोर डिसिप्लिन, सख्त अनुशासन वहां चाहिए, रूटीन, उनके अंदर ना सहने की शक्ति बढ़ जाती है ना। किसी के 10th हाउस में पृथ्वी तत्व भी पड़ेगी और फिक्स साइन भी है, तो वो लोग बड़े सख्त अनुशासन वाले एनवायरमेंट में काम करेंगे। बॉस बन जाएंगे तो वो खुद स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर हाउस में उसको 10th हाउस आपके बॉस भी हो गया, ठीक है, आपको बॉस भी ऐसा मिलेगा, आप बॉस बन जाएंगे तो आप भी ऐसा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व और फिक्स्ड राशि। पृथ्वी तत्व अगर डुअल आ गया, है ना, तो वो एकदम से कुछ नहीं होता वहां पे, ठीक है, वहां पर वो धीरे 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 काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सिचुएशंस को बदलेंगे, सुधारते हैं बट धीरे धीरे, विद द ओवर ओवर द टाइम वो उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। स्पीड हो जाती है स्लो, बट काम हो जाता है, बट टाइम लेगा, है ना। वहीं अगर वायु तत्व की अगर हम बात करें, वायु तत्व प्लस मूवेबल, तो इन लोग की आदत होती है ना, ये बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे, नेगोशिएशन करके सिचुएशन को डील करने की कोशिश करते हैं, है ना, जल्दी कम्युनिकेट करना, फटाफट 10-12 मैसेज कर दिए, ईमेल कर दिए, सिचुएशन को टैकल करने में लग गए, है ना। जहां से जो हो सकता है नेगोशिएशन हो सकता है, उस पर उनका ज्यादा जोर होता है, बजाय इसके कि एक्शन ले लें, फिजिकली काम कर लें, डिसिप्लिन कर लें, नहीं, वहां पर वो कम्युनिकेट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, उससे सॉर्ट आउट होगा। वो उनका अपना स्टाइल है वहां पे। ठीक है, जो वायु तत्व और मूवेबल होता है। अब वायु तत्व और फिक्स्ड हो गया, है ना, तो पॉलिसी और नियम बनाने वाले लोग हैं, है ना। वायु तत्व अगर फिक्स में पड़ गया तो पॉलिसीज बनाना, नियम बनाना, नियम बना के फिर उसको सिचुएशन को डील करते हैं, है ना। ये अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं कि अगर मुझे ऐसा कोई सिचुएशन को डील करना है तो मेरे पास ये मेरा है, मैं ऐसे ही करूंगा। वायु तत्व प्लस फिक्स्ड, नियम बना के, स्टैंडर्ड बना के काम करने वाले। वायु तत्व अगर डुअल आ गया, तब अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ भी फिक्स नहीं होता है इनके पास, ये हमेशा जगलिंग करते रहेंगे, है ना। बड़ा फ्लेक्सिबल सा इनका माइंडसेट है, अभी कुछ करेंगे, हो सकता है आधे घंटे बाद वो प्लान बदल भी जाए ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब केंद्र में अगर जल राशि पड़ गई, जल राशि की वो है प्रधानता, और साथ में मूवेबल डोमिनेट हो गया, तो सिचुएशन जब भी आएगी, प्रॉब्लम फंसेंगे ना, पहले वो भावनात्मक लेवल पे चीजों को सुधारते हैं। पहले वो देखेंगे कि, पहले वो ना खुद पे काम करेंगे कि इमोशनली पहले उनको स्टेबल होना जरूरी है, तभी वो सिचुएशन को डील कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। जल तत्व और फिक्स्ड आ गया, तब क्या होगा? ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें आदमी खुद के बारे में कम सोचता है, दूसरों के बारे में पहले सोचेगा वो, है ना, दूसरों को पहले शेल्टर देगा, उनको पहले बचाएगा, उनको पहले सिक्योर करेगा, बाद में फिर अपने इमोशन से लड़ेगा, फिर ठीक करेगा। ये प्रोसेस लॉन्ग है, ठीक है, बट यहाँ पर दूसरों के लिए भी है कुछ। जल राशि और डुअल, ये ये भी एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ है ना भावनाओं को, क्योंकि इमोशंस है ना, उनको, वो इमोशंस को वो लोग प्लान में यूज करते हैं। ये कैसे होता है ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के एरियाज में कैसे ये काम करेगा। आ रही बात समझ में सबको? तो मेन हमने क्या किया है, हम उस राशि के तत्वों को यूज कर रहे हैं, और तत्वों के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी मूवमेंट्स को, उसके स्वभाव को। आसान है समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। दो चीजों को ब्लेंड करो, कोई राशि यूज नहीं करनी, कोई पैरामीटर यूज नहीं करना इसके अंदर। धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो अभी यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है, और कुछ नहीं। कोई पूछना चाहता है इसमें कुछ क्वेश्चन है इस मेथड में, जितना अभी मैंने डिस्कस किया? ठीक सर है। आपने बताया कि राशियों में एरीज साइन नहीं होता, तो पहले शायद एक्सप्लेन किया है आपने, बट वो शायद मिस हो गया। इफ यू फील ओके, आप थोड़ा सा टच कर सकते हैं उसको अभी, कि नहीं? एरी साइन मैं एरी समझा नहीं, नहीं सॉरी, एरी। स्पेस, आकाश, सॉरी सॉरी, आकाश। आकाश तत्व राशियों में नहीं मिलेगा, इसलिए वो बाइंडिंग फोर्स होता है, वो राशियों को जोड़ के रखने का काम करता है। 360 डिग्री में राशियां हमारी
है, ठीक है। हर राशि आप देखते हैं कि हर राशि दूसरी राशि से कनेक्टेड है। ये जो बाइंडिंग फोर्स है जो बाइंड कर रही है, ये बाइंडिंग तत्व है आकाश तत्व आपका। ठीक है, तो इसलिए आपको राशि में जो मेन जो आपको तत्व मिलेंगे वो चार ही मिलेंगे आपको। बट जब ग्रह की बात करोगे, नक्षत्र की बात करोगे, तो वहां पर ये 5 एलिमेंट्स हैं। इतना आप समझो फिलहाल कि ये जो सारी राशियों को जो बाइंड कर रहा है ना, वो तत्व है आकाश। इतना ही हो गया। ठीक है, बट इसीलिए यही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत से ज्योतिषी हैं जो राशियों को मानते ही नहीं है। देखिए, उनका ओपिनियन ये है कि राशि एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले ज्योतिष में। मेन जब शुरू में जब आर्ष ज्योतिष की हम बात करते हैं ना, एलिमेंट्री स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मेनली नक्षत्र के बेसिस पे सारी चीजें प्रोडिक्शंस की जाती है, नक्षत्र और नवग्रह। ठीक है, इवन नवग्रह भी नहीं ले रहे थे, 7 ग्रह होते थे और नक्षत्र के बेसिस पे सब चलता था। धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। ठीक है, हमने 6 ग्रह ऐड किए। आप इसलिए देखते हो ना, जब बराह का बृहद जातक पढ़ते हैं तो वहां राहु केतु आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा डिस्कशन नहीं है उसमें। इसे नोटिस किया इस बात को? तो बृहद जातक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लास के बाद एक बार जस्ट एक नजर मारिएगा उसमें, है ना, कि कितने सूत्र हैं उसमें जो राहु केतु से रिलेटेड है। वही अगर बीपीएचएस पढ़ोगे तो वहां राहु केतु का जिक्र आपको हर चैप्टर में मिलेगा आपको, है ना। तो एक ओपिनियन ये है कि कुछ चीजें हैं जो पहले नहीं थी, बाद में जोड़ी गई हैं, उनमें से राशि एक कॉन्सेप्ट है। तो ये बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर ना, तो उसमें पंच तत्व होने चाहिए। तो वो ये मानते हैं कि राशि में चार ही है, तो ये नहीं यूज करें। तो वो राशि यूज नहीं करते बहुत लोग, है ना। खासकर जब हिमाचल प्रदेश के जो पुराने ज्योतिषी है ना, वो राशि यूज नहीं करते, वो नक्षत्र, हाउसेस, ग्रह, इसकी वजह से प्रिडिक्शंस करते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में हम ये नोट्स पे लिख के रखते हैं फिलहाल कि चार तत्वों के बेसिस पर राशि की कैटेगराइजेशन दी गई है ना। वो पांचवा तत्व जो है ना, वो बाइंडिंग फोर्स है उसका, बस। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग अभी फिलहाल हम लोग रखते हैं। ओके, थैंक यू सर। बताइए तरुण जी। सर, अगर किसी का चार्ट में चर राशि पड़ गई सेंटर में, तो चारों हम्म। चर ही रहेंगे सर, 1 4 7 10 हाँ, बिल्कुल रहेंगे। सात, चलिए, है आपने ना? कम से कम और दो समझ तो लिया है फिक्स ना। मैं तो वेट कर रहा था कोई फिक्स क्वेश्चन पूछ क्यों नहीं रहे, हाँ, है ना। फिक्स पड़ गया तो तो फिक्स ही रहेंगे। फिक्स ही और रहेगा वो। अगर ड्यूल पड़ गया तो ड्यूल ही रहेंगे। तो हाँ। मतलब फिर ये मिक्सिंग कैसे होगी सर? फिर तो मतलब एक ही तरह हाँ, का। तो ये मैं बताऊंगा ना, कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि अभी जो सीखना टेक्निक समझ लिया, अब क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, है ना, कि ओ सीख लिया, सब कुछ हो गया। और ये नहीं समझ रहे कि जब मैं कह रहा हूँ कि डोमिनेट राशि आइडेंटिफाई करो, डोमिनेट पता कैसे करेंगे जब चारों में तो सेम ही आ रहा है ना। चारों में जो लगने की होगी ना, तो वो आपको उसमें चारों में आपको बराबर वो मिलेंगी। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा तत्व होगा, तो वो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ध्रुव जी बताइए, ध्रुव पारिक। सर ऐसा कहते हैं कि एरिस से ज्यादा लियो में फायर एलिमेंट ज्यादा होता है और लियो से ज्यादा ज्यादा कम? नहीं 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 नहीं, वो गलत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है ग्रेडेशन ना। नहीं है सर। ऐसा 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 कोई सूत्र नहीं है जो आपको ये बताया कि इसमें क्वांटिटी इतनी है, इतनी इतनी नहीं है। बात क्वांटिटी की नहीं है यहाँ पे, है ना। बात ये समझो कि जब भी हम कहते हैं कि अग्नि अग्नि ज्यादा कब होगी, जब वो फैलेगा, करेक्ट। हाँ। तो उस राशि में अग्नि तत्व के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अग्नि को बढ़ा सकता है ओके ओके। है ना। अगर ये आपको क्लियरिटी मिल गई ना, तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कौन सी राशि में अग्नि ज्यादा है। हाँ। क्योंकि वो दूसरा जो उसका जो स्वभाव होगा, तत्व होगा ना, वो उस अग्नि को भड़का रहा है। आप जब चूल्हे में आप जब जलाएंगे आग, तो ऐसा कौन सा तत्व उसमें आप ऐड करते हो जो अग्नि भड़का रही पहली तत्व सर। है ना। कुछ वायु आप फूकते हैं, ठीक है, कुछ पंखा करते हैं, ऐसे ऐसा तो भड़क रहा है। तो ऐसा कुछ क्या उस राशि में कोई दूसरा ऐसा कोई तत्व है जो ये उसको प्रदान कर रहा है? अगर ये भी आइडेंटिफाई कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ राशियां ऐसी होंगी जो अग्नि होंगी, बट कुछ उसमें एंटी एलिमेंट भी हैं जो उसको सप्रेस कर रहे होते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए, जब जल तत्व 3 राशि हमारे पास है ना। एक कैंसर हो गया, एक स्कॉर्पियो हो गया, पैसेज हो गया। अब इन तीनों के वो अलग अलग हैं। एक में बोलते हैं कि एक में पानी है जो बह रहा है, एक में है जो पानी है जो झील का है, रुका हुआ पानी, एक है समुद्र का पानी, पाइसेस, है ना। तो ये हमने कैसे बोला? कुछ तो कारण होगा इसका। पाइसेस में बोलते हैं कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है मतलब ओशन है वो, है ना। स्कॉर्पियो में बाउंड्री है, वो रुका हुआ पानी है, तालाब कोई, हम्म। है ना, कोई झील जहाँ बाउंड्री बनी हुई है और फिक्स्ड वाटर है। हम्म। तो ये सब जब हम बोलते हैं इसके पीछे कारण होते हैं, तो वो कारण ना आपको इन्हीं तत्वों से ही मिलेगा। अच्छा। ठीक है, जब वो टॉपिक आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि उसमें ज्यादा होगा और उसमें कम है।
तत्व सेम ही है ना, बट डिपेंडिंग ऑन दी अदर तत्व कुछ सप्रेस कर रहे होते हैं, कुछ उसको और एनहेंस कर रहे होते हैं, बस इतना फर्क होता है। और सर एक और क्वेश्चन भी था कि काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में एरिस पड़ती है और एट्थ हाउस, फर्स्ट हाउस जहाँ जन्म होता है हमारा वहां पे एरिस अग्नि तत्व पड़ती है, और जी। एट्थ हाउस जहाँ जहाँ डेथ होती है वहां पे जल तत्व पड़ती है, वाटर साइन, ये वृश्चिक हम्म। की। लेकिन हम्म। जब मृत्यु होती है इंसान की तो फिर उसको तो अग्नि संस्कार उसका होता है ना, तो फिर वहां पे तो हम्म। फायर ही साइन होनी चाहिए थी ना, क्योंकि जब जन्म होता है तो उसको नहलाते, सबसे पहले उसको वाटर से नहलाते, मतलब वाटर से शुरू होनी चाहिए और फायर पे जाके खत्म होना चाहिए, और ये वो यहाँ पे उल्टा है, फायर से शुरू होता है और वाटर पे जाके खत्म, कंफ्यूज नहीं हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि जब बॉडी का एंड आपका पैसे साइन नहीं होता है ना। आपका जब जन्म हुआ, ठीक है, आपको बॉडी मिली, वो हमने बोला लग्न है, ठीक है, तो लिटरली वहां पैसे साइन का मतलब ये नहीं है कि आपका वहां देह छूट गया। तो वो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी उसको डिस्कस करेंगे तो और लंबा हमारा समय जाएगा, है ना। तो क्योंकि अगर जब ये कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमें और समझना पड़ेगा। जब आप इस लाइफ में आएंगे, जब आपको लग्न दिया जाता है, ठीक है, तो लग्न से पहले हमारे पास ना 9 स्टेप और हैं। ठीक है, लग्न आप जब बोलते हैं, लग्न को हमने देह असाइन कर दिया, ठीक है, तो उस देह को सुख के आने से पहले हमारे पास 9 स्टेप्स और होते हैं। जब बोलते हैं कि 9 महीने की प्रेगनेंसी, उसमें हर महीने एक एक हाँ। उसमें डेवलपमेंट होता है, एक एक ग्रह का उसमें रोल होता है, तब जाके हमारे पास कोई लग्न मिलता है। जब डिटोरिएट होता है बॉडी ना, तो वहां भी एक एक आपका वो तत्व घटता जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप समझोगे तो ये समझ में आएगा, वरना अगर हम इसको जो में दिख रहा है ना काल पुरुष के बेसिस पे अगर वैसे समझेंगे तो ये नहीं आएगा समझ में। ये वहां पर फिर आपका लॉजिक ठीक है ना, कि देह है तो देह मिटेगा, तो जला रहे हैं हम लोग। बट देह जलाना ये एक रिलीजन, जब अंतिम संस्कार की बात होती है, ठीक है, तो ये एक हमारे उसमें बनाया गया षोडश संस्कार का पार्ट हो गया। बट जब आप वैसे देखते हो, क्या बोलते हैं कि एक आदमी की मृत्यु, तो वहां जलाने की बात नहीं होती वहां पे, है ना, वो एक कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। और जो षोडश संस्कार हम बात करते हैं वो हमारे हिंदुओं में है। ज्योतिष में जो भी चीजें होंगी ना, वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल की बात होगी जो इक्वली लगेगा हर जगह। ठीक है, बट आप कोई अगर ऐसे प्रिंसिपल की बात कर रहे हो जो हिंदुओं में तो लग रहा है ना, बट क्रिश्चियन में नहीं है, मुस्लिम्स में नहीं है, तो समझ लेना है कि वो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एलिमेंट्री ज्योतिष का पार्ट नहीं है, वो बाद में ऐड करा गया है कॉन्सेप्ट के। आइए बस समझ में ध्रुव जी। जैसे ये जो जलाने का जो देह संस्कार का पार्ट है, वो षोडश संस्कार में हिंदुओं में आता है, करेक्ट। बट अगर क्रिश्चियंस में देखोगे तो वहां जलाने का नहीं है ना, वहां पर तो हम लोग वहां पर वो लोग तो, अगर देखोगे तो वहां पर हम अर्थ एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, हाँ वो तो अर्थ एलिमेंट। वो अलग हो जाता है ना। कोई अगर हमारे हिंदुओं में ही बात करते हैं ना, कोई शंकराचार्य हैं, जैसे सन्यासी हैं, जब वो देह त्याग करेंगे तो उनका वो अग्नि संस्कार नहीं किया जाएगा ना, हाँ। तो उनको फिर हम लोग नदी में उनको जल समाधि लेते हैं वो लोग। समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट वहां बदल रहा है, इसमें कि दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कि हर किसी को ही देह संस्कार में अग्नि ही दी जाएगी। तो इसका मतलब कुछ और है पीछे बैकबोन में। तो कभी ये कॉन्सेप्ट डिटेल में करेंगे तो वहां पर हमको वो षोडश संस्कार वो सब चीजें हमें क्लियर हो जाएगा।